हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 कक्षा 9 का फिर से ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो दोनों क्लासों में है। क्या है, वेव मोशन अपना चल रहा था। वेव मोशन का आज पार्ट 3 तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है, यानी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल किसमें ज़्यादा होती है। सामान्य वे में पूछ लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस, अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगें होती हैं। इनकी चाल ठोसों में, गैसों में, द्रवों में कितनी कितनी होती है, क्या फार्मूले होते हैं, ये मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य, बहुत सारी डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। बी बराबर एन लैम्डा। ठोसों में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का भी फार्मूला आपको बता चुके हैं। आज ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, यानी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन सॉलिड्स। ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, यदि ठोस लंबी छड़ के रूप में है तब क्या होगा, द्रव में क्या होगा, यानी चाल क्या होगी, गैस में क्या होगी। बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक से देखिए, बहुत अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ठोस में क्यों ज्यादा होती है, द्रव में क्यों ज्यादा होती है, गैस में कितनी होती है, क्या फार्मूले इनके होते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। यदि ठोस लंबी छड़ के रूप में है, यदि ठोस लंबी छड़ के रूप में है तब क्या होगा। देखो, यदि ठोस एक लंबी छड़ के रूप में है तब अनुदैर्ध्य तरंग की चाल है। ठोस लंबी छड़ के रूप में है तब अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। सूत्र होता है बी बराबर रूट बाई अपॉन डी। बी बराबर रूट बाई अपॉन डी। ये जो बाई है, वाई, इसको कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक और डी घनत्व। जहां वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक, डी घनत्व है। अब ठोस में भी यदि लोहा है, यदि लोहा, देखो, यानी जो छड़ है वो किसकी है, लोहे की है। लोहे के लिए, लोहे के लिए वाई बराबर, वाई क्या बताया हमने, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस। वाई बराबर होता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और डी घनत्व है लोहे का 7.7 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब ये यदि वैल्यू लगा दें, यानी अतः v बराबर, देखो y की वैल्यू लगा दी 2 10⁻11, d की वैल्यू लगा दी, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो आता है 5096 मीटर प्रति सेकेंड। यानी लोहे में ध्वनि की चाल कितनी आई, 5096 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हम प्रयोग द्वारा निकालें, प्रयोग द्वारा, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड आती है। यानी लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है प्रयोग द्वारा, 5130 मीटर प्रति सेकेंड। देखो, ये दोनों मान आ गए। दोनों मानों में माना गया कि बहुत कम अंतर है और एक दूसरे के अति निकट ये हैं। मान लिया गया कि लोहे में ध्वनि की चाल का सूत्र है, ये ठीक है, क्योंकि प्रयोग द्वारा भी 5130 निकाल रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद देखो, ध्वनि की चाल लोहे में तो आ गई, इसके बाद किसमें निकालनी है, ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल।
अब द्रवों में यानी कि स्पीड ऑफ वेव्स इन लिक्विड्स यानी द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? द्रवों में जैसे लिखा है ना, ठोस एक लंबी छड़ के रूप में तब अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, और द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है ध्वनि की चाल। V बराबर रूट बी अपॉन डी। बी बराबर रूट बी अपॉन डी। ये जो बी है ये है द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। और डी है घनत्व, द्रव का घनत्व। देखो जल के लिए जैसे यहां लिखना चाहूं तो लिख दो, ये वाई क्या बताया था? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और डी क्या होता है? घनत्व। डी घनत्व है। यहां बी क्या है? द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। देखो, और ये डी घनत्व, ये आ गया। अब देखिए जल के लिए ये जो बी है, ये बी जल के लिए होता है 2.1 10⁹ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और जो डी है ये होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है आपको याद हो, ये तो हम फार्मूले में लगा के बता दे रहे हैं। ये तो वैल्यू दे रखी होती है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें वैल्यू दे रखी होती है, तो समझा दे रहे हैं, केवल फार्मूला याद रखेंगे। और ये देखो, अब इसको अगर वैल्यू लगाएं यानी अतः सूत्र में अगर ये वैल्यू लगाएं तो b बराबर, देखो इस b के स्थान पर क्या लिखते हैं? 2.1 10⁹ अपॉन 1 × 10⁻³, तब ये आता है इतना 1449 मीटर प्रति सेकंड। और देखो प्रयोग द्वारा अगर निकाली गई ध्वनि की चाल द्रव में, प्रयोग द्वारा द्रव में या जल में, लिखो यहां जल माना गया है, जल में ध्वनि की चाल, ये देखो मीटर प्रति सेकंड आती है। देखिए प्रयोग द्वारा निकाली गई 1450 मीटर प्रति सेकंड, फार्मूले द्वारा 1449 मीटर प्रति सेकंड। ये भी एक दूसरे के अति निकट है, फार्मूले को सही माना गया। इसके बाद अब देखो यहां क्या है? लिक्विड। अब गैसेस यानी गैसों में ध्वनि की चाल किसमें? अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल गैसों में। तो यहां हेडिंग डाल दो, स्पीड ऑफ वेव्स इन गैसेस। देखो गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होगी? यानी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल गैसों में यही लिख देते हैं, गैस
में धुन की चाल का सूत्र वही है जो कि द्रवों में है। चाल का सूत्र वही है, या ऐसे ही लिख दो, लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख दो। ध्वनि की चाल v बराबर रूट बी अपॉन डी। देखो v बराबर रूट बी अपॉन डी। अच्छा, यहाँ जो b है, ये b क्या होगा? यहाँ क्या था? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक किसका? द्रव का। ये द्रव का था। यहाँ जो v है, ये भी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, लेकिन किसका? गैस का, यानी गैसों का। और d गैस का घनत्व। ये जहां v द्रव गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और डी घनत्व है। अब देखिए, न्यूटन के अनुसार, एक साइंटिस्ट आए बाद में, न्यूटन ने कहा कि जब किसी गैसीय माध्यम में धुन तरंगें चलती हैं तो संपीडन और विरलन इतने धीरे धीरे होते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है और गैस का ताप समान रहता है। इसलिए जो V है, B के स्थान पर P होना चाहिए। उन्होंने कहा जो गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, ये प्रारंभिक दाब के बराबर होना चाहिए। यानी इस टाइप से उन्होंने क्या सूत्र दिया? V बराबर रूट P अपॉन डी। ये किसका सूत्र था? न्यूटन का। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहा हमने, यहाँ थोड़ा समझने वाला है। यानी न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने कहा जब किसी गैसीय माध्यम में धुन तरंगें चलती हैं तो संपीडन विरलन इतने धीरे धीरे होते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है और गैस का ताप समान रहता है। गैस का ताप समान रहता है, अतः B के स्थान पर, यानी जो गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, इसके स्थान पर P होना चाहिए। तो V बराबर रूट P अपॉन डी। और यहाँ P, जहां P क्या है? वायुमंडलीय दाब। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? जहां P वायुमंडलीय दाब है, या लिख दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय दाब या वायु का दाब P बराबर 1.01 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और तथा गैस का घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति घन मीटर। गैस का घनत्व इतना होता है। अब यदि हम वैल्यू लगा देंगे सूत्र में, B बराबर 1.01 10⁵ अपॉन 1.29, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूं, 280 मीटर प्रति सेकेंड फार्मूले द्वारा। और प्रयोग द्वारा निकाली गई ध्वनि की चाल, प्रयोग द्वारा आई 331 मीटर प्रति सेकेंड। देखो इन दोनों में ज्यादा अंतर पाया गया, यानी यहाँ 280, यहाँ 331, इनमें ज्यादा अंतर पाया गया। तो ये माना गया कि न्यूटन ये जो फार्मूला बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। यानी न्यूटन के द्वारा जो ध्वनि की चाल निकाली जा रही है ये सही नहीं है, क्योंकि प्रयोग द्वारा 331 आ रही थी, न्यूटन के द्वारा 280 मीटर प्रति सेकेंड आई। तो ये माना गया कि न्यूटन का सूत्र कहीं त्रुटिपूर्ण है। इसके बहुत समय बाद, यानी लगभग 100 वर्षों बाद, एक साइंटिस्ट आए, लाप्लास। कौन आए? लाप्लास। तो लाप्लास ने ध्वनि की चाल का अध्ययन किया। तो ध्वनि की चाल, अभी मैं लाप्लास का संशोधन बाद में बताऊंगा, तो लाप्लास ने ध्वनि की चाल बताई 332 मीटर प्रति सेकेंड।
और इनके प्रयोग द्वारा कितनी आई 331 मीटर प्रति सेकंड। तो लाप्लास ने जो फार्मूला दिया था वो सही पाया गया। अगले वीडियो में हम लाप्लास का संशोधन पूर्ण डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि लाप्लास का संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में इसको लेंगे। आज क्या बताया इसको एक बार फिर पुनः समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले तो ये देखो कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में आई। देखो सबसे ज्यादा किस में आई, ये देखिए लोहे में कितनी आई 5096, द्रव में कितनी आई, और देखो गैस में कितनी आई 280। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध क्या है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसको कौन बताएंगे, लाप्लास। न्यूटन के अनुसार 280, जो कि सही नहीं है। तो देखो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोसों में होती है, यानी धातुओं में। जैसे यहाँ पर लोहे में ध्वनि की चाल, इसके बाद देखो यानी ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम। सबसे कम किस में होती है, गैस में। और अगर गैस ही न हो, निर्वात हो, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, शून्य। क्योंकि आपने पढ़ा है अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। यदि माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि चल ही नहीं सकती, अनुदैर्ध्य तरंगें चल ही नहीं सकती। तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। और सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोसों में, फिर द्रवों में, उसके बाद गैसों में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है। तो आपको मैंने फार्मूले के अनुसार पूरे डिटेल में बताया, एक बार फिर समझ लो। देखो ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, यदि ठोस एक लंबी छड़ के रूप में है तब अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र ये होता है v बराबर रूट वाई अपॉन डी। लिखना चाहो तो लिख लेना कॉपी पे, फार्मूले तो याद ही होना चाहिए क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल होंगे। ये फार्मूला है ये फार्मूला है, इन पर न्यूमेरिकल है। इसके बाद लाप्लास ने एक और फार्मूला दिया था, उसके आधार पर ये ध्वनि की चाल निकाली थी, वो मैं आगे बताऊंगा। उस पर भी न्यूमेरिकल है। तो देखो अगर ठोस लंबी छड़ के रूप में है तब ये, और लोहे के लिए वाई, यानी ये वाई और डी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियतांक होते हैं। अब देखो इनको अगर सॉल्व करें तो 5096 मीटर प्रति सेकंड, और प्रयोग द्वारा कितनी आई 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो माना गया कि ज्यादा त्रुटि नहीं है, ठीक है। अब देखो गैसों में, यानी उसमें ये ठोसों में हो गई। इसके बाद द्रवों में, लिक्विड द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र v बराबर रूट v अपॉन डी। और जो b है कोई पूछे तो क्या है, ये द्रव का, ये द्रव का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है, और d क्या है, घनत्व। अच्छा अगर द्रव के स्थान पर हम जल लें, यानी द्रव में कोई सा जल ले लें, द्रव तो बहुत होते हैं, अगर जल लें तो जल के लिए v की वैल्यू 2.1 10⁹, डी जल का घनत्व इतना होता है। और ये अगर फार्मूले में लगाएं तो 1400 यानी 1449 मीटर प्रति सेकंड आती है, और प्रयोग द्वारा 1450 मीटर प्रति सेकंड आती है। देखो दोनों लगभग बराबर आ गई, सही है फार्मूला। लेकिन गैसों में ये सूत्र दिया गया, न्यूटन आए, न्यूटन ने कहा कि गैस में ध्वनि की चाल का सूत्र ये है। कब दिया था, यानी उन्होंने कहा कि जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें चलती हैं तो संपीड़न वेलन एकांतर क्रम से बहुत धीरे धीरे होते हैं, जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, ऊष्मा के आदान प्रदान को पर्याप्त समय मिल जाता है और ताप स्थिर रहता है। इसलिए V के स्थान पर P होना चाहिए। ये जो V आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है ये प्रारंभिक दाब के बराबर होना चाहिए। तो B बराबर रूट P अपॉन डी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का दाब यानी P की वैल्यू ये होती है, D की वैल्यू ये होती है। इन दोनों की अगर फार्मूला हमने वैल्यू लगाई तो मान आया 280 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन प्रयोग द्वारा निकाली गई तो 331 मीटर प्रति सेकंड आई। तो ये माना गया है कि जो न्यूटन का फार्मूला है ये गलत है, न्यूटन सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि प्रयोग द्वारा 331 निकाल रहे हैं, जो 280 निकाल रहे हैं। इसके लगभग 100 साल बाद कौन आए, लाप्लास। लाप्लास ने ध्वनि की चाल का अध्ययन किया तो उन्होंने 332 मीटर प्रति सेकंड निकाल के दी। ये हम बता ही चुके हैं, इसका फार्मूला पूरी डिटेल में अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आज आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल, सबसे उससे कम और सबसे कम,
गैसों में, और अगर माध्यम ही न हो, निर्वात हो, तो ध्वनि की चाल शून्य होती है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमसे 200 मीटर दूर हम रेलवे लाइन पर हैं, 200 मीटर दूर कोई व्यक्ति एक रेलवे लाइन में हथौड़ा मारे, एक व्यक्ति रेलवे लाइन पर कान लगाए हुए है, कहाँ उससे 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर रेलवे लाइन पर कान लगाए हुए है और वो हथौड़ा अगर मारे तो उसको दो ध्वनियां सुनाई देंगी। एक तो लोहे द्वारा आ जाएगी जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और दूसरी वायु द्वारा आएगी जो कि देर में सुनाई देगी। तो उसको दो ध्वनियां सुनाई देंगी। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? लोहे वाली, क्योंकि उसकी चाल बहुत ज्यादा है, और वायु में 332 मीटर पर सेकेंड है, वो देर से आ पाएगी। तो क्लियर हो गया। मैं ये समझता हूं कि आपको आज ये डिटेल में मैंने बता दिया कि गैस, द्रव और ठोस यानी धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। फार्मूले सहित आप समझ गए। अगले वीडियो में लाप्लास का संशोधन लेके आ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।